नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय लेकर आए हैं चूँकि सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन से सर्दी पड़ रही है। तो हार्मोन्स हमने आपको बता दिया था, सारे हार्मोन्स की चर्चा भी कर ली थी। और पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, और ये भी हमने बता दिया था सेला टार्सिका क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहती है, किस बोन के खांचे में रहती है, इसको भी हमने आपसे चर्चा कर दिया था। और एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स की भी चर्चा की थी। उनमें से हमने ये भी बताया था कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है और 21 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ काम करता है कहाँ नहीं करता है, इसके हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, ये इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया था। एक्रोमेगैली जो भी होता है सब बता, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की चर्चा कर दी थी। आज जो चर्चा का विषय होने वाला है, तो आज हम चर्चा का विषय करेंगे एलएच हार्मोन्स। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सर्दी इतनी ज़्यादा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग जब हार्मोन्स की बात करते हैं, और ये एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन्स है। तो ये नर में क्या काम करता है, मेल में इसका कार्य क्या है, नर में इसका कार्य क्या है इन मेल? तो आल्सो कार्ड एज ICSH। इसको हम जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसे ICSH के नाम से जानते हैं, यानी इंटरस्टैटियल सेल स्टूमुलेटिंग या इंटरस्टैटियल सेल स्टूमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इन मेल, नर में ये क्या करता है, नर में स्टूमुलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स। इसका मुख्य कार्य है कि जो इतने नर होते हैं, क्या होते हैं, नर जो होते हैं, उनमें जो मेल हार्मोन या नर हार्मोन्स होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इस टेस्टोस्टेरोन को बनने में मदद करना या टेस्टोस्टेरोन के श्रावण में मदद करना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एलएच हार्मोन्स की फंक्शन क्या है या कार्य क्या है नर में, अगर नर की बात करें। प्राय अगर नर में बात करें कि नर में एलएच हार्मोन्स की फंक्शनिंग क्या है, कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है, तो आप बताएंगे कि ये हार्मोन्स प्राय जो नर हार्मोन्स होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसके श्रावण में मदद करता है। अगर पूछ दे फीमेल में इसका कार्य क्या है एलएच हार्मोन का, तो ओव्यूलेशन करता है, यानी अंड को या जो अंडा बनता है या अंडाणु बनता है उसे बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो दोनों लिखे हैं, ये फीमेल की बात कर रहा है और मेल। तो एलएच हार्मोन्स प्राय मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन करता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन के श्रावण में मदद करता है, जबकि फीमेल में अंडे को बाहर निकलने में मदद करता है। दोनों समझ गए होंगे। अब आता है, ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है और बहुत ज्यादा आपको परेशान भी करता है। क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ FSH एंड LH इन फीमेल। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मादा में कैसे कार्य करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इन फीमेल जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसे हम लोग यमसी कहते हैं, जिसे माहवारी के नाम से जानते हैं, तो फीमेल में जो मादाएं होती हैं, ये साइकिल मेनिस्ट्रुअल साइकिल पूछ देता है कितने दिन की होती है, तो आपको 28 दिन लगाना है, 28 दिन की होती है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 7 दिन होते हैं, जो स्टार्टिंग जब शुरुआत होती है मेनिस्ट्रुअल साइकिल के, जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं, वहाँ काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट के 7 दिन कौन काम करता है, तो लास्ट के 7 दिन काम करता है कौन, तो लास्ट के 7 दिन काम करता है एलएच हार्मोन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये हम आपको दिखा रहे थे। इस पिक्चर पे अगर नज़र डालेंगे इस पिक्चर पे, तो इस पिक्चर पे देखेंगे ये एग सेल है, ये क्या है, एग सेल है, और ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, और ये ओवरी के ऊपर ये ग्राफियन फॉलिकल्स पाई जा रही हैं। तो शुरुआत के 7 दिन, 28 दिन हुआ ना, 28 दिन मेनिस्ट्रुअल साइकिल का दिया गया है। और वो जो माहवारी का जो समय है, माहवारी का जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग कार्य करता है। कौन करता है, शुरुआत के 7 दिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। और जैसे ही 7 दिन खत्म हुए, उसके बाद जो काम करता है वो काम करता है कौन,
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ओव्यूलेशन यानी फॉलिकल का फटना और अंडे का बाहर निकलना। ये काम कौन करता है? तो LH हार्मोन करता है। तो इस तरह आपसे पूछता है कि ये काम जब MC चल रही होती है तो शुरुआत में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, और लास्ट में जैसे ही बंद होती है उसके 7 दिन बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, जिससे अंडा बाहर आता है। तो ये है, और इसको ध्यान में रखिएगा, वो यही पूछता है कि कौन कब कार्य करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है वो कम काम करता है, और LH हार्मोन कब काम करता है। तो आप दोनों समझ गए होंगे कि दोनों हार्मोन कब कब काम करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स आता है MSH मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH का फुल फॉर्म क्या है? मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मेलानोसाइट हम आपको बता दें कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ये जो वीडियो डिज़ाइन किए गए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, मेरी बात समझिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा विद्वान बनाने के लिए नहीं मतलब ट्राई किया गया है। यहाँ हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपको सिर्फ चीज़ें आएँ और एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा करें, और जितना भी कचरा है सब निकाल कर बाहर कर दिया है। तो ये मेलानो जो साइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए जिम्मेदार होता है? फॉर, किसके लिए? फॉर कलर ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर का रंग है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट सिक्रीशन होता है उस समय ये जरूरत इसकी रहती है। अगर ये MSH यानी मेलानोसाइट्स हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा, मोर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अगर निकल रहा है तो ज़्यादा मेलानिन बनेगी, और मेलानिन बनेगी तो हमारी त्वचा का जो रंग है वो गहरा होगा, व्यक्ति ज़्यादा सांवला होगा। जिसमें मेलानोसाइट हार्मोन्स कम स्रावित होगा, मेलानिन कम बनेगी, उनकी त्वचा गोरी होगी। सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीटेड करता है? तो पार्स इंटरमीडिया, ध्यान रखिएगा, कौन सिक्रीशन करता है? पार्स इंटरमीडिया इसको सिक्रीट करती। आप पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूछ सकता है कि इसको स्रावित कौन कर सकता है? तो पार्स इंटरमीडिया, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स इंटरमीडिया भाग मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्रावित करती है। ये स्टार लगे हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेलानो से बस यहीं तक क्वेश्चन इतना ही पूछता है, उतनी चर्चा हमने कर ली है। अब आता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जैसे पता ही चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है या उसको प्रेरित करता है। ये करता क्या है? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फंक्शन क्या है? तो स्टिमुलेट, उत्प्रेरित करता है थायराइड ग्लैंड। ये जो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाती है उसको उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित करके करेगा क्या? तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ये किसको प्रेरित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकले। अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है ACTH। ACTH कौन सा है? तो एड्रीनल कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ACTH को बोलते हैं एड्रीनल कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करता है फॉर द रिलीजिंग दियर हार्मोन्स, जिससे एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन बाहर छोड़ सके। 7वें नंबर का हार्मोन्स कौन सा है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स इन फीमेल। ध्यान रखिए, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स किससे संबंधित है? मादा से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मादा गर्भवती होती है, गर्भावस्था होती है, डेवलप्ड ऑफ मैमेलरी ग्लैंड, जो मैमेलरी दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनका विकास करती है। एंड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, और जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तो इसको प्रेरित करती हैं जिससे दूध का श्रावण हो सके और बाहर निकल सके। तो ये है लैक्टोजेनिक हार्मोन। समझ गए होंगे। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स प्रायः
प्रेगनेंसी पीरियड में काम करता है। जब माँ गर्भवती होती है उस समय यह सक्रिय होता है और इसका मुख्य कार्य है कि जैसे छोटे स्तन होते हैं उन स्तन को बड़ा करना और उनमें वृद्धि करना, उनकी ग्रंथियों में वृद्धि करना और बर्थ के बाद उससे जिससे दूध स्रावित हो सके, ये ऐसी प्रक्रिया करता है जिससे उसमें दूध बने और दुग्ध बाहर आए। समझ गए होंगे ये हार्मोन। अब आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अभी तक हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, अग्रभाग पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अग्रभाग से जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, एक्चुअली में हो सकता है आपको नजरें नीचे रखती हूँ कि नीचे झुक के, एक्चुअली में ये हमारा पैड रहता है और जब तक आपको लिख के बताएंगे नहीं और पैड में देख के लिखना पड़ता है तो इसलिए ऐसा होता है, या फिर हम अपने बोर्ड पर देख कर लिखते हैं। तो बोर्ड पर देख रहे होते हैं, कैमरे पे देखेंगे तो अब जैसे आप कैमरे पे देखेंगे तो हम अपना बोर्ड नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए नजरें हो सकता है आपको नीचे दिखे। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या बनता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्रंथ जैसे ये बताया था, तो ये अग्रभाग होता है, इसका अग्रभाग है और ये इसका पश्च भाग है। कौन सा भाग है? पश्च भाग है। तो पश्च भाग की बात कर रहे हैं, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्वेश्चन बन चुका है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और कभी कभी ये पिट्यूटरी देता ही नहीं है पोस्टीरियर, सीधे देता है, ये हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस से प्रभावित होता है। अब आपको न्यूरो हाइपोफाइसिस यदि नहीं मालूम है तो आप सही आंसर नहीं कर सकते हैं। जब सही आंसर ही नहीं होगा तो आपका जो मीन्स स्कोर है वो ऑटोमेटिक कम होगा। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, और दोनों एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आल्सो नोन एज मैटर्निटी हार्मोन्स, इसको मैटर्निटी हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। पूछ देता है कौन सा हार्मोन्स मैटर्निटी हार्मोन्स है? ऑक्सीटोसिन को जानते हैं। इन प्रेग्नेंट लेडीज आफ्टर गैस्टेशन पीरियड, ये जब मतलब बच्चे जन्म लेने को होता है तब ये काम करता है, और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल्स, जो गर्भाशय की पेशियां होती, गर्भाशय जो ऐसा सिकुड़ा होता है उसको फैलाता है जिससे बेबी बाहर आ सके। हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, ये बच्चे के जन्म के समय कार्य करता है, इसीलिए इसे मैटर्निटी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आल्सो नोन एज मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन्स, इसे मिल्क एजेक्टिंग, जैसे जो जानवर होते हैं, जैसे जो भैंस है वो जैसे उसका जो बच्चा होता है या वो नहीं दूध के लिए डालती है तो क्या करते हैं, यही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन उसको लगाते हैं। जैसे ही लगाते हैं तो वो दूध पूरा का पूरा अपने थनों में ला देती है या उतर आता है, फिर उसको दूधिया या जो भी जिसके यहाँ भी भैंस है वो उसको दूहने लगता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो एजेक्टिंग हार्मोन्स, मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन्स अगर पूछ दे तब भी इसी को सही करना है, और मैटर्निटी हार्मोन्स पूछ दे तब भी इसे सही करना है। हमने आपको सारी बात बता दी है। अब आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है? वैसोप्रेसिन या एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं, एडीएच के नाम से भी। और ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स या एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये नेफ्रॉन का संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। ये इफरेंट आर्टियोल है, वो एफरेंट आर्टियोल है। ध्यान रखिएगा, एफरेंट से ब्लड अंदर आता है और यहाँ छनता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। ये ग्लोमेरुलस है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दूरस्थ, ये समीपस्थ नलिका, और ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। रीअब्जॉर्प्शन, इसका काम क्या है? वैसोप्रेसिन, हम क्या पढ़ा रहे हैं? वैसोप्रेसिन, आज के बाद भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। जो वैसोप्रेसिन है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू डीसीटी, ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, और इसके अलावा
ELT आदि में यहीं से क्वेश्चन उठाता है। पूछता है कि ये वर्क कहाँ करता है वैसोप्रेसिन, तो DCT भाग, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले भाग में यहाँ DCT भाग से जल खींचकर ब्लड नली में भेज दिया जाता है। यह ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, यूरिन डाइल्यूट मींस वाटर परसेंटेज इंक्रीज। अगर ये मान लेते हैं कम स्रावित होने लगे तो क्या हो, अगर हमारे शरीर में ADH कम स्रावित होगा तो जो जल को DCT भाग से खींचकर ब्लड में मिलाया जाता है वो नहीं मिलाएगा, तो हमारी यूरिन पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और जल्दी जल्दी हमें टॉयलेट आएगी, बार बार हमें मतलब टॉयलेट जाना पड़ेगा बार बार। ध्यान रखिएगा। और लगभग 20 लीटर यूरिन का उत्सर्जन होने लगता है। कितना होने लगता है? 20 लीटर यूरिन, यानी बहुत पानी बाहर जाता है। और इस रोग को ज़्यादा टॉयलेट जो लगती है, यानी टॉयलेट में पानी ज़्यादा होने के कारण, क्यों? क्योंकि जब ADH हार्मोन कम स्रावित होगा तो कम का मतलब यहाँ की बात आएगा, असर कहाँ पड़ेगा? इस वाले भाग पर असर पड़ेगा, इस वाले भाग पे। इस वाले भाग पे जो असर होगा वो असर क्या होगा? तो वो असर ये होगा कि जब ADH है, जो ADH है वो हार्मोन्स क्या करता है, यहाँ से ब्लड पानी को लेकर और ब्लड में भेज देता है। और जब ADH कम स्रावित होगा तो पानी ज़्यादा आएगा, तो पानी यूरिन में ज़्यादा होगा, और यूरिन में पानी ज़्यादा होगा तो बार बार टॉयलेट जाएंगे। इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को डायबिटीज़ इंसिपाइडर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसिपाइडर बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइडर्स, INSIPIDR। एक्चुअली में जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम खो जाते हैं। और कभी भी एक और चीज़ बताएं, हमारे नोट्स हरदम आपको सिस्टमेटिक नहीं मिलेंगे। अब हमें जैसे पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ लगा तो देखिए ये 20 लीटर यूरिन उत्सर्जन, अब यहाँ इस नहीं, अब ये हमें पता बाद में चला, हमने इसको काम लगाया, लिख दिया। तो नोट्स हम ऐसे बनाते हैं, आप क्रम से बनाइएगा। आपको हम समझा रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी दूसरे के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। अब जैसे ही आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, हमें आप अगर देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा और वीडियो को बीच बीच में पुश करते चलिएगा। पुश करके आप नोट्स बना लीजिएगा, फिर पुश कर दीजिएगा, फिर तो आप हम बोल भी रहे हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होती जा रही हैं। जब दिमाग में वो चीज़ें स्थिर हो रही हैं तो इसी समय नोट्स बनाएंगे तो वो आपका लिखा एक एक बिंदु एग्जाम में याद रहेगा। और अगर सोचेंगे नहीं मैं बाद में बना लूँगा या बने बनाए नोट्स मिल जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग होता है, किस उद्देश्य से उसने लिखा ये वही जानता है, आप नहीं जान सकते। इसलिए ये नोट्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन KVS में पूछा जा चुका है कि डायबिटीज़ इंसिपाइडर और मेलाइटस। मेलाइटस 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। एक होता है मेलाइटस, मेलाइटस इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और डायबिटीज़ इंसिपाइडर ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन फंसाता है। डायबिटीज दोनों से होती है, डायबिटीज इंसिपाइडर और डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है और डायबिटीज इंसिपाइडर ADH हार्मोन के कम स्रावों के कारण होता है। तो दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है आप बड़े बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि हाथ बिल्कुल ये समझ लो काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई। और फिर कमरे में, तो कमरे में तो और ठंडी लग रही है। अब आता है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि आती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और आप देख लीजिएगा, ऐसे हम नोट्स बनाते हैं। अब यहाँ देखिए स्टार लगाया, हमें पता चला लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन है? लीवर। अगर पूछ दे सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? तो लीवर। अगर पूछ दे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ये शब्द देखिएगा, इंडोक्राइन अगर पूछ दे, इंडोक्राइन लार्जेस्ट की बात कर दे, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आप थायराइड लगाएंगे। दोनों हमने लिखा हुआ, जैसे ही डाटा मिलता है वहीं टिक लगा के वहीं लिखो, बढ़ो। इसीलिए हमारे नोट्स जो हैं वो सब छीछा लेदर मतलब गंदे मिलेंगे, और हम कई पेनों का यूज़ करते हैं, जो समझ में आया वो लिखते चलते हैं। तो लार्जेस्ट अगर ग्रंथि पूछ दे तो आप लीवर लगाना है, और अगर पूछ दे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो आपको थायराइड को टिक करना है। क्या करना है? थायराइड को। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्रंथि है, हमने लिख रखा है। लोकेटेड इन द
थोरेट रीजन इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अगले भाग में यहाँ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड स्थित होती गले में। और ये होती कैसे, तो ध्यान दीजिए बाई लोब्ड होती है, ये इस तरह दो लोब की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। और ये है एक लोब, ये है और एक लोब ये है, देखिएगा ये इस तरीके से दो लोब हैं, दोनों लोब पतले धागे नुमा संरचना जिसे सेल्स ऑफ इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ इस्थमस से दोनों लोब्स आपस में जड़े होते हैं। अगर पूछ दे कि दोनों लोब किससे जुड़े हैं, तो सेल्स ऑफ इस्थमस से जुड़े हुए हैं। ये दोनों लोब हैं और इनमें इस तरह की छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें फॉलिकल बोलते हैं। बोथ लोब ज्वाइंड बाय द सेल्स ऑफ इस्थमस, इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए दोनों धागोनुमा संरचना से जुड़े हैं। और क्या होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है, पूछ देता है आपसे एग्जाम में, कई बार ये पूछता है कि इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो इनकी उत्पत्ति इंडोडर्मल होती है। कैसी होती है, इनकी उत्पत्ति इंडोडर्मल होती है। प्राय कैसी होती है, इंडोडर्मल होती है, या अंतः परत से, हमने बताया था 3 परतें पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। हमने ये 3 परतें आपको बताई थी, तो ये इंडोडर्म से विकसित होती है। ईच लोब मेड ऑफ द फॉलिकुलर सेल, जो प्रत्येक ये लोब है इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम इन्हें हम फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थायराइड ग्लैंड प्रायः जो हार्मोन स्रावित करती है उसे हम थायरोक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। हार्मोन जिसे हम T4 हार्मोन से भी कहते हैं। क्यों T4 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसे टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं, इसीलिए इसे T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। तो बता पूछता है थायरोक्सिन कौन है, तो T4 को आप टिक करेंगे। आल्सो सिक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन से भी स्रावित करता है। यह हार्मोन्स लोग कम जानते हैं। कौन सा हार्मोन्स, कौन सा, आल्सो सिक्रीट, ये TCT हार्मोन्स यानी थायराइड हार्मोन तो स्रावित करता ही है, ये तो जग जाहिर है कि थायराइड हार्मोन स्रावित करता है, मगर थायराइड हार्मोन के साथ साथ ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन से भी स्रावित करता है। समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आता है थायरोक्सिन हार्मोन्स की बात करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, मेड अप ऑफ आयोडीन। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स बनता किससे, तो आयोडीन। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन के कितने अणु होते हैं, तो 4 अणु आयोडीन के होते हैं। और क्या होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। और पूछ सकता है इसका प्रीकर्सर क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का, तो कौन से अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, जो किसका काम करती, प्रिकर्सर का। और जब आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स। क्या बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं प्रायः थायरोक्सिन हार्मोन्स। अच्छा, अब थायरोक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल क्या करता है, तो फंक्शन इसका क्या है, कार्य की बात करते हैं। अगर इसके कार्य की, तो कंट्रोल्स BMR का मतलब क्या होता है, BMR का तो बेसल मेटाबॉलिक रेट किसको कंट्रोल करता है, तो ये प्रायः बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, कंजप्शन ऑफ O2 इनटू सेल, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो कंज्यूम है या लेने की क्षमता को मेंटेन करता है। टेक पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, और ये फ्रॉग का मतलब होता है जो मेंढक है, उसमें मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। इट इन फॉन्ड वाटर लैक इन ऑफ आयोडीन, यदि पानी में, ध्यान रखिएगा, यदि पॉन्ड, यहाँ पॉन्ड लिखा है, पॉन्ड लिखेंगे POND, पॉन्ड।
इट इफ इन पॉन्ड वाटर लाइक आयोडीन, ये क्वेश्चन बना है टीजीटी पीजीटी में। अगर तालाब के पानी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नॉट कंप्लीटेड इन फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा है वो टैडपोल अवस्था में ही बना रहेगा, वो कभी यंग मेंढक में नहीं बदल सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये इनके कार्य थे। अब इनके कारण कुछ रोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके कारण कुछ डिजीजेज होती हैं, और वो डिजीजेस कौन सी हैं, कौन सी हैं? तो एक है क्रिटिनिज्म। क्या है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है? क्रिटिनिज्म क्या होता है? तो क्रिटिनिज्म का मतलब क्या हुआ? किटनिस का मतलब हिंदी होती है जड़ मानवता। जड़ मानवता क्या होती है? आकर्स इन चाइल्ड स्टेज, जो बच्चा होता है, मान लेते हैं छोटा बच्चा है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, मान लेते हैं जो बच्चा है, बच्चे में ये कम स्रावित होने लगा या कम निकलने लगा, तो क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से अगर कम बनने लगा तो मेंटली एंड सेक्सुअली, ध्यान रखिएगा क्या होगा, मेंटली, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, मेंटली, मेंटली एंड सेक्सुअली क्या होगा, रिटार्डेड हो जाता है, रुक जाता है उसका जो मेंटली मानसिक विकास और जो लैंगिक विकास है, दोनों रुक जाते हैं। ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो क्या होगा उसमें, जो मेंटली और सेक्सुअली उसमें विकास रुक जाता है। डाई इन अर्लियर स्टेज, ऐसे बच्चे शुरुआत में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा रोग होता है थायराइड मैक्सोडीमा, अकर्स इन एडल्ट स्टेज, मान लेते हैं अब जैसे हम लोगों की उम्र है, इस समय क्या हो, हाइपोसिक्रीशन, कब कम स्रावित होने लगे ये, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर कम स्रावित होने लगे यंग में, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, और क्या होगा, हार्ट बीट रेट स्लो, ऐसा लगेगा जैसे मतलब दिल की धड़कन रुक रही है। स्किन पफी हो जाएगी, जो मोटी है स्किन बड़ी गद्देदार हो जाएगी। बीएमआर स्लो हो जाएगा, मसल्स वीक, कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी याददाश्त क्षमता कम हो जाएगी। ओल्ड मैन सिम्टम अपीयर इन द एडल्ट स्टेज, यंग अवस्था में बूढ़ों के जैसे लक्षण आ जाएंगे। समझ में आ गया? इसकी कमी से अगर जवानों में होता है। सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर का मतलब घेंगा। अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो ये सिंपल ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग बोलते हैं, हो जाता है। थायराइड ग्लैंड लोब स्वेल, जो हमारे थायराइड ग्लैंड की जो है वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। दिस पेशेंट जनरली फाउंड इन हिली एरिया, ये प्रायः घेंगा वाले मरीज ज़्यादातर हिल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है, तो वहाँ होने के चांस प्रबल रहते हैं। अब आता है ग्रेव डिजीज किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेव डिजीज या नेत्र रोधी गलकंड किसे कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं या ग्रेव डिजीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि पूछता है ग्रेव डिजीज किससे होता है। इट अकर्स ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन, अगर मान लेते हैं, देखिए चीज़ चाहे कम हो तब भी हमें नुकसान दे रही है, चीज़ ज़्यादा हो तब भी नुकसान दे रही है। तो यदि हाइपर सिक्रीशन होने लगे, ज़्यादा श्रावण होने लगे, तो क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ज़्यादा श्रावण होता है तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा लगता है बुखार है, बीएमआर इंक्रीज होता है। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिलो आई बॉल, आँखों के पीछे म्यूकस ज़्यादा एकत्रित हो जाता है, और आई बॉल बिकम प्रोट्रूटेड, बाहर आ जाते हैं। हेंस फेशियल एक्सप्रेशन लुक लाइक डेंजरस, आंखें हमारी ऊपर आ जाती हैं, मतलब म्यूकस हमारे आंखों का जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा, इसके पीछे म्यूकस होता है, तो आई बाल हमारा निकल आता है, तो ऐसा डरावना चेहरा लगता है, आंखें बिल्कुल बाहर, ऐसा लगता है आंखें बिल्कुल बाहर निकली आ रही हैं, तो डरावना चेहरा लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। आई बाल के पीछे म्यूकस ज़्यादा जमा हो जाने के कारण आई बाल ज़्यादा उभर जाता है, जिससे चेहरा डरावना लगता है। ये हमने आपको बता दिया, और कल अब हम चर्चा करेंगे, आपकी एक दिन में सब पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कल जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड रहेगा। क्या कल की चर्चा करेंगे हम लोग, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमने आपको कुछ विषय वस्तु बता दी, थायरॉयड ग्लैंड ख़त्म कर दी है, और उसके अलावा आपके साथ वैसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, और इसके अलावा
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आज आपके साथ ख़त्म किया, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स ख़त्म किया, ACTH ख़त्म किया, और TSH हार्मोन का वर्क क्या है, MSH हार्मोन का वर्क क्या है, इसके अलावा LH और FSH का जॉइंटली आपको फंक्शन बताए गए। इसके अलावा आपको इससे पहले वाले वीडियो में अन्य डाटा भी बताया गया था। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। इसी के साथ नमस्कार।